अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था और इसके दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके अंदर कवर किए थे और आज बकाया जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनमें से कुछ को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। टोटल इसके 12 न्यूमेरिकल्स हैं जिनमें से 2 हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं, तो 10 न्यूमेरिकल्स इसके रह गए हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो कवर करें जो कि 11.3 से लेकर शायद 11.7 तक है। 5 न्यूमेरिकल्स आएंगे और बाकी जो 5 रह जाएंगे फिर वो अगली वीडियो के अंदर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब जो है वो थोड़ी सी स्पीड भी हम बढ़ाएंगे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है और आगे के हमने चैप्टर भी जो है वो कवर करने हैं। तो बस स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, सबसे पहले तो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो जो फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं और जिन जिन टॉपिक से ये रिलेटेड है आए हुए हैं, आपको वो सारे के सारे रिवाइज करने पड़ेंगे और वो फार्मूले जो हैं वो आपको देखने पड़ेंगे कि वो कैसे बने थे। जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं शुरू के आज 5 में से वो हमारे पास गैस के लॉज में से आए हैं। गैस के जो हमने लॉज पढ़े थे जिसके अंदर बॉयल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ था और जनरल गैस लॉ था, तो उनके अंदर जितनी भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के बाद हमने कंपैरिजन के बाद फार्मूले बनाए थे तो वो वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे। और इसके अलावा पहला टॉपिक ये है, इसके अंदर जो फार्मूले हमने बनाए हैं, सबसे पहले बॉयल्स लॉ की अगर बात करें तो इसके अंदर ये बनाया था कि P1 V1 जो होता है वो इक्वल होता है P2 और V2 के। ये पहला फार्मूला है इसके अंदर। इसके बाद चार्ल्स लॉ के अंदर हमने बनाया था कि V1 और अपॉन में T1 जो होता है वो इक्वल होता है V2 अपॉन में T2 के। और आखिरी जो हमने तीनों को कंबाइन किया था PV इक्वल्स टू NRT के अंदर, उसके अंदर जो इनिशियल और फाइनल वाला फार्मूला बनाया था वो क्या था कि P1 V1 अपॉन में T1 इक्वल्स टू P2 V2 और अपॉन में T2। तो ये सारे के सारे फार्मूले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला फार्मूला इसके अंदर क्या है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 और V2। दूसरा फार्मूला है हमारे पास V1 अपॉन में T1 इज इक्वल्स टू V2 और अपॉन में T2। ये दूसरा। और तीसरा जो है हमारे पास कौन सा है कि P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 और अपॉन में T2। तो एक हमारे पास जो है वो ये वाला टॉपिक हो गया। इस वाले टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो थी जिसके अंदर हमने तीनों को डिस्कस किया था ये आपको देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो हमारे पास एक और फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो बेसिकली प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है और वो पिछले चैप्टर के अंदर यानी कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने वाला फार्मूला बनाया हुआ है। वो कैसे बनाया था कि प्रेशर हमारे पास किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया के। और अगर हम लिक्विड की या फिर किसी ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो लिक्विड से भरा हुआ है और इसके अंदर अगर प्रेशर देखना चाह रहे हैं लिक्विड का, तो हमारे पास जो प्रेशर होता है या फिर ये जो फोर्स होती है ये वेट की जगह भी इसकी जगह हम लोग वेट भी लगा सकते हैं। और वेट किसके बराबर होता है, M इंटू जी के। यानी कि इसको अगर दोबारा से वेट के को खोलें यहाँ पे तो ये mg के इक्वल है। तो वेट की जगह पे अगर हम m और साथ में मल्टीप्लाई बाय g लगाएंगे और नीचे जो हमारे पास एरिया है ये भी प्रेशर का फॉर्मूला या फिर ये भी प्रेशर की वैल्यू देगा हमें। और अगर यहाँ पे हम लोग खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें h को, तो h मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद ये जो जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, जब a और एरिया और आपके पास एक हाइट मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाता है। अक्सर हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ है कि ये एरिया है आपके पास और इसके अंदर अगर आप एक और हाइट ये वाली मल्टीप्लाई करवा दो तो वो चीज़ वॉल्यूम बन जाती है। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट जो होती है वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो हमारे पास जो फाइनली फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, mv इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू m अपॉन v मल्टीप्लाई बाय g मल्टीप्लाइड बाय h। और ये जो m अपॉन v है ये हमने किसके इक्वल पढ़ा था, रॉ के। जो डेंसिटी होती है वो m अपॉन v के इक्वल होती है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ इंटू जी इंटू एच। अभी पिछले ही चैप्टर के अंदर हमने ये डिस्कस किया है आर्चिमेडस प्रिंसिपल के अंदर, तो ये भी एक प्रॉब्लम के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। प्रेशर इज इक्वल्स टू रॉ इंटू जी इंटू एच। और इसके बाद जो हमारे पास 2 आगे के प्रॉब्लम्स हैं मज़ीद, उसके अंदर 2 फार्मूले या 3 फार्मूले हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। एक जो है वो पावर का इस्तेमाल हो रहा है और पावर का बेसिक फार्मूला अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि पावर जो होती है वो वर्क डन यानी कि W और अपॉन में टाइम के इक्वल होती है। कि वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होता है वो हमारे पास पावर होता है। तो ये हमारे पास पावर है और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जो है वो इसके नीचे एक डंडी भी बना रहे हैं क्योंकि ये वाला जो ये प्रेशर है, बगैर डंडी की जो ये प्रेशर है और ये वाला जो है हमारे पास पावर है।
अब वर्क डन हमने पढ़ा कि ये एक एनर्जी होती है, यानी कि ये जूल के अंदर होती है, इसकी जो यूनिट है वो जूल है, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो जूल के अंदर होती है। और जो हमारे पास हीट होती है ये भी एक एनर्जी है। तो वर्क डन की जगह पे हम लोग हीट इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी भी यूनिट जूल होती है। वर्क डन भी एक एनर्जी है, हीट जो है ये भी एक हमारे पास जो है वो एनर्जी है। तो वर्क डन की जगह पे हम लोग डेल्टा क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये फार्मूला है हमारे पास प्रेशर का जो कि इसके अंदर इस्तेमाल होगा। तो पावर इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में टी, ये वाला फार्मूला। और सबसे आखिरी जो फार्मूले हमारे पास हैं वो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टॉपिक से जो है वो रिलेटेड है। हीट कैपेसिटी और साथ ही साथ जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला जो टॉपिक था उनसे रिलेटेड है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और दोनों की जो फार्मूले थे इनको हमने कैपिटल सी से डिनोट किया था, और इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के इक्वल थी। और मतलब क्या था ये सब हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, आपको अगर जानना है तो वाली वीडियो जो वो देख लें। और इसे स्मॉल सी से डिनोट किया था, और ये किसके इक्वल आया, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो ये वाले फार्मूले भी जो है आज इस्तेमाल होंगे। कैपिटल सी यानी कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी, और छोटा वाला सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन में एम और साथ में डेल्टा टी। बस ये हमारे पास फार्मूले हैं, और इन फार्मूलों को यूज़ करते हुए जो है वो हम लोग आज के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं 11.7 तक। तो स्टार्ट करते हैं 11.3 से। और 11.3 हमें क्या बता रहा है कि एक गैस है किसी भी गिवन मास की, और वो किस प्रेशर के ऊपर मौजूद है हमारे पास 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये जो सेंटीमीटर ऑफ एच जी है इसको एज ए यूनिट आप यहाँ पे जो हमें एज ए यूनिट दिया हुआ है। प्रेशर की जो यूनिट है वो ये वाली भी होती है, सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यानी कि मरकरी की हाइट। तो इसको बस अभी ऐसा समझो कि ये जो है हमारे पास यूनिट है, जैसे हमने पास्कल पढ़ा पीछे प्रेशर की यूनिट। बस यहाँ पे जो यूनिट इस्तेमाल हुई है वो सेंटीमीटर ऑफ हमारे पास मरकरी है, यानी कि एच जी है। इस वैल्यू को देखो, सिर्फ 50 को देखो, आपके प्रेशर की जो वैल्यू है नीचे हमारे पास वो 50 है सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और इज़ हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 97 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास इतने प्रेशर की गैस थी, या फिर इतने प्रेशर के ऊपर एक गैस थी। ये कंटेनर बना हुआ है यहाँ पे ये हमारे पास एक कंटेनर है, और इसके अंदर जो है वो गैस मौजूद है। और इनिशियली इसका जो प्रेशर था P1 वो कितना था, 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, और इसका जो टेम्परेचर था शुरू के अंदर वो 27 डिग्री सेल्सियस था। और बोला क्या जा रहा है कि इसको हमने हीट किया, इज़ हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 97 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले गए। इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ मेंटेन्ड कांस्टेंट, अगर इसके वॉल्यूम को हमने छेड़ा ही नहीं, मतलब कांस्टेंट किया हुआ है, यहाँ से जो ये इसके ऊपर पिस्टन है इसको फिक्स कर दिया, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता, तो इसका वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। फ़र्ज़ करो कि वो V है, ये हमारे पास इनिशियल केस आ गया, ये इनिशियल केस है। और यहाँ पे V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जो उन्होंने वॉल्यूम बोला हुआ वो हमें बोला हुआ है कि वो फिक्स है, उसको चेंज नहीं किया। तो फाइनल स्टेट के अंदर क्या क्या बताया वो उन्होंने कि हमारे पास ये वही कंटेनर है, और अब क्या किया हमने कि वॉल्यूम उतना ही है, इसका अंदर गैस मौजूद है, पिस्टन फिक्स हुआ हुआ है, तभी वॉल्यूम जो है वो हमारे पास इसका कांस्टेंट है। और बोलने कि हमने 97 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट कर दिया, 27 से 97 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसको हीट कर दिया। आप क्या करो कि कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ये जो हमारे पास गैस है इसका प्रेशर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया होगा, या फिर इसकी प्रेशर की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके बताओ। अब अगर यहाँ पे हम लोग इसको समझें तो वैसे भी ऑब्जर्वेशन से भी यही पता लग रहा है कि अगर गैस मौजूद हो और ऊपर से उसका वॉल्यूम हम लोग टाइट कर दें, फिक्स कर दें, यानी कि इस पिस्टन को मूव ना करने दें ऊपर नीचे, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि इसको हीट देंगे नीचे से, टेम्परेचर इंक्रीज़ करना मतलब हीट देना, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा तेज़ी से जो मूव करेंगे, और हमारी ये जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन है इसके ऊपर जाके कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो इसके टकराने से क्या होगा कि प्रेशर की वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज़ हो जाएगी। अब वो कितनी इंक्रीज़ हो रही है वो हमें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करके बताना है। तो डाटा अगर हम लोग बनाएं तो डाटा के अंदर जो उन्होंने हमें दिया हुआ है, दी हुई है वैल्यूज़, वो यहाँ पे पुट करो। सबसे पहली वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें T1 की, जो कि हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है। T2 जो है वो आपके पास कितना है, 97 डिग्री सेल्सियस।
और अगर डेल्टा टी निकालें हम लोग, या फिर डेल्टा टी इसके अंदर जो रिक्वायर्ड नहीं है, तो डेल्टा टी को छोड़ो क्योंकि ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर। इसके बाद आपको प्रेशर की वैल्यू दी हुई उन्होंने, जो कि कितनी है 50 सेंटीमीटर ऑफ Hg, और P2 जो है वो आपसे पूछा हुआ है कि आप निकाल के बताओ। वॉल्यूम इसके अंदर उन्होंने आपको क्या बोला हुआ है कि वॉल्यूम V1 भी और V2 भी जो है, यानी कि इस केस के अंदर भी और इस केस के अंदर भी कांस्टेंट है, तो इसको हमने V का नाम दे दिया कि ये चेंज नहीं हो रहा, तो तभी ये जो है ये V है। ये निकाल के बताना है, तो सिंपली यहाँ से जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करो। और ये जो हमारे पास टेम्परेचर दिए हुए उन्होंने, ये सेल्सियस के अंदर दिए हुए, और जो हमने यूनिट पढ़ी टेम्परेचर की SI यूनिट, वो हमारे पास केल्विन है, तो इनको केल्विन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। और केल्विन के अंदर कैसे चेंज करते हैं ये भी हमने जो है वो वीडियोस के अंदर डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास अगर केल्विन या फिर सेल्सियस से केल्विन के अंदर जाना है तो आप क्या करते हो कि 273 ऐड कर देते हो। ये इसका फार्मूला, यहाँ पे अगर फार्मूला लिखें, अगर आपको टेम्परेचर केल्विन के अंदर चाहिए तो जितना भी सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है आपको टेम्परेचर, उसके अंदर आप ऐड करवा दो 273, और अगर 27 के अंदर हम लोग 273 ऐड करवाएंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सेल्सियस के अंदर केल्विन के अंदर 27 यहाँ पे और प्लस का 273, तो ये कितना आ जाएगा केल्विन के अंदर 300 केल्विन। और 97 के अंदर जब हम लोग 273 ऐड करवाएंगे तो 97 प्लस का 273 370, तो यहाँ पे जो वो 370 केल्विन, तो ये हमने चेंज कर दी यूनिट्स के अंदर। अब जो है वो अगर फार्मूला हम लोग लगाएं तो ये तीनों चीज़ें आ रही हैं, और ये तीनों चीज़ें यानी कि वॉल्यूम भी, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी इस वाले फार्मूले के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये वाला हम लोग जो है यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और रेफरेंस देंगे कि हम जो है वो फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करने वाले हैं, ये वाला कि P1 V1 अपॉन में T1 जो है वो इक्वल होता है P2 V2 और अपॉन में T2 के। वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पे, अगर आप प्रेशर 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 50 आएगी। वॉल्यूम 1 की जगह पे सिर्फ V, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ना V1 है ना V2 है, तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। T1 की जगह पे जो हमारे पास कितना है 300, तो 300 यहाँ पे डिवीजन के अंदर आ गया। P2 की वैल्यू में निकालनी है, इसको एज इट इज़ छोड़ दो, और V2 की जगह पे भी जो है वो हमारे पास V आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। और नीचे इसके जो है वो हमारे पास T2 कितना है 370, तो 370 जो है वो यहाँ पे आ गया। इस V से ये V जो है वो कैंसिल हो जाएगा, सेम प्लेस के ऊपर है और एक ही टर्म है, या फिर इसको यहाँ ला के डिवाइड करवाओगे तब भी जो है आपस में कट जाएगा, तो ये कट गया। और बाकी जो चीज़ें बची हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है, और P2 जो है वो निकालना है। सिंपली क्या करो कि इस 370 को यहाँ ला के जो है वो मल्टीप्लाई करवा दो, तो 50 अपॉन 300, और ये जो 370 इससे डिवाइड हो रहा है, जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके यहाँ पे आएगा तो इससे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू P2। तो फाइनली P2 की वैल्यू क्या आएगी जब इस सब को आप सॉल्व करोगे, एक जीरो से जो है वो एक ज़ीरो कैंसिल, और इस जीरो से भी ये वाला ज़ीरो कैंसिल, और 5 मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 37 यानी कि 37। इस पूरे को सॉल्व करके जो है यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो आंसर जो आएगा आपके पास वो आएगा 61.66, और साथ में हमारे पास जो यूनिट है इसकी वो यहाँ लिख देते हैं कि सेंटीमीटर ऑफ Hg, क्योंकि शुरू के अंदर भी हमने इसकी जो यूनिट थी वो चेंज नहीं की थी, इसलिए कि जो आखिर में आंसर आ रहा है वो भी इसी यूनिट के अंदर हम लोग लिख देंगे। तो जिस यूनिट के अंदर उन्होंने हमें दिया हुआ था हमने उसी यूनिट के अंदर उनको वैल्यू निकाल के दे दी, और ये इंक्रीज़ हुई है, पहले 50 थी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो उसका मतलब कि टेम्परेचर का और प्रेशर का जो है वो आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो हमारे पास जो प्रेशर होगा इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। और वैसे भी कॉमन ऑब्जर्वेशन से भी हमें यही देखने को मिलता है कि अगर हम लोग हीट बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स है ज़्यादा कोलाइड करेंगे, और उनकी ज़्यादा कोलिजन की वजह से क्या होगा कि प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 11.3। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि 11.4 है, और देखते हैं उसको कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास 11.4 है और इंतहाई आसान सा प्रॉब्लम है। क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक गिवन मास ऑफ अ गैस है जिसका वॉल्यूम इतना है 4.5 एक्सपोनेंट माइनस का 5 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 30 किलो पास्कल। यहाँ पे अगर डायग्राम छोटी सी बनाए समझने के लिए तो ये हमारे पास इसका वॉल्यूम है, और इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है V1 की 4.5 एक्सपोनेंट माइनस का 5 और साथ में मीटर क्यूब, और इस वाले हमारे पास वॉल्यूम के ऊपर इसका जो प्रेशर है वो कितना है, यानी कि P1 की वैल्यू कितनी है
P1 की वैल्यू आपके पास 30.0 किलो पास्कल, 30.0 किलो पास्कल। और ये वाली इनिशियल स्टेट है आपके पास। टेम्परेचर इन्होंने आखिर में बोला हुआ है कि वो कॉन्स्टेंट है, ये इनिशियल स्टेट है। टेम्परेचर दोनों केसेस के अंदर या फिर इनिशियल और फाइनल के ऊपर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। बोल रहे हैं कि क्या होगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम का इस गैस का वॉल्यूम कितना होगा इफ़ प्रेशर इंक्रीजेज टू 50 किलो पास्कल। अगर हम प्रेशर ऊपर से जो है वो इंक्रीज कर दें और 50 किलो पास्कल का कर दें। जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है ये 30 किलो पास्कल है, और बोल रहे हैं कि अगर हम इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करके 50 किलो पास्कल तक कर दें तो ये जो V2 हमारे पास आ रहा है ये कितना आएगा। प्रेशर की वैल्यू कितनी, सेकंड केस के अंदर 2 ब्लॉक रख दो ऊपर पिस्टन के ऊपर, और ये हमारे पास कितनी वैल्यू दे रहा है 50.0 किलो और साथ में पास्कल। सिंपली ये वाला फार्मूला रहेगा हमारे पास जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो आपस में रिलेशन के अंदर है। डाटा के अंदर आप बनाओ कि V1 की वैल्यू 4.5 एक्सपोनेंट माइनस का 5 और मीटर क्यूब है, और साथ में P1 की जो वैल्यू आपके पास वो कितनी है 30.0 किलो पास्कल। इसको इसी यूनिट के अंदर जो है रहने दो। इसके अलावा जो आपके पास P2 की वैल्यू है वो कितनी है, P2 की वैल्यू आपको दी हुई है 50 और साथ में 0.0 किलो पास्कल। V2 जो है वो आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे, सिंपली वो जो फार्मूला लिखा हुआ उसको जो है वो यहाँ पे लिखो और इसको सॉल्व करो। कौन सा फार्मूला है, ये वाला कहाँ गया, सबसे पहले वाला ये वाला, यानी कि ये बॉयल्स लॉ से रिलेटेड है। और बॉयल्स लॉ के अंदर हमने जो बनाया था वो क्या बनाया था कि P1 V1 जो होता है वो इक्वल होता है P2 V2 के। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपस में बराबर होती हैं, एक कांस्टेंट की इक्वल होती है। तो ये कंपैरिजन के बाद हम लोग लेके आए हैं या फिर लेके आए थे। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो 30.0 और V1 की जो वैल्यू वो आपके पास है 4.5 और एक्सपोनेंट माइनस का 5 इज इक्वल्स टू P2 की जो वैल्यू आपके पास 50.0 है किलो पास्कल, और साथ में V2 जो है वो आपने फाइंड करना है। तो V2 को एज इट इज़ छोड़ दो और ये 50 जो है ये यहाँ पे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो 30.0 इंटू 4.5 एक्सपोनेंट माइनस का 5 और डिवाइडेड बाय जो आपके पास 50.0 इक्वल्स टू V2। फाइनली V2 की जो वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे लिख दो, वो मीटर क्यूब के अंदर आएगी। 30.0 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 5, और ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवाइड हो रहे हैं 50.0 के साथ। तो आंसर जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 2.7 एंड एक्सपोनेंट माइनस का 5 मीटर क्यूब। तो हमने क्या देखा कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो गया है, और यही बेसिकली हमें बॉयल्स का लॉ बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम जो होता है इनके दरमियान इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.4। अब बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ जो कि 11.5 है, और उसको देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक से जो वो आया हुआ है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 11.5 है, और इसके ऊपर जो चीज़ उन्होंने लिखी हुई है वो बेसिकली हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम जिस मेथड से करने वाले हैं या फिर जिस फार्मूले को इस्तेमाल करके इसे सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर ऊपर जो भी उन्होंने बात बताई वो हमारे काम की नहीं है। बताया हुआ ये है कि हमारे पास एक बबल था जो बॉटम से निकला पौंड की, यानी कि एक हमारे पास झील है या फिर एक लेक है जिसकी बॉटम से जो है वो एक बबल निकला और ऊपर तक गया, और उसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो गया। यहाँ पे जितना था उससे डबल जो है वो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे V था तो यहाँ पे जो आपके पास जाके 2 टाइम्स V हो गया, यानी कि डबल हो गया। और ये इसकी जो थी वो हमारे पास सरफेस थी। आगे जो उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई वो ये वाली दी हुई हैं, और पूछ रहे हैं कि बताओ इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो H है वो कितनी है। तो हम इस वाली इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, बबल वाली जो ऊपर उन्होंने बात बोली हुई हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। बग़ैर उसके जो है वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इस वाले फार्मूले से, जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू सारी की सारी पूरी हैं। तो क्यों हम जो है ऊपर वाली चीज़ को इस्तेमाल करें और दिमाग लगा के जो है उसको उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। आसानी से जो है वो हमारे पास सॉल्व हो रहा है, तो इसी से सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे डाटा अगर बनाएं तो डाटा के अंदर उन्होंने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये जो वाटर है इस पॉन्ड के अंदर टेम्परेचर उसका यूनिफॉर्म है। इसके अलावा जो डेंसिटी है इसकी पानी की वो हमारे पास कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1000 kg और पर मीटर क्यूब। पिछले चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स थे उसके अंदर ये अच्छी खासी हमने इस्तेमाल की है।
इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यानी कि पी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी दी हुई है, एक्सपोनेंट 5 पास्कल। और इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि आप एच निकाल के बताओ, हाइट या फिर डेप्थ निकाल के बताओ इसकी कितनी है स्पोन की। और एक चीज़ और जो हमें चाहिए होगी वो जी की वैल्यू चाहिए होगी, जो कि सबको पता है, जो कि कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस फार्मूले का रेफरेंस दो यहाँ पे। हम कौन सा फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, प्रेशर वाला, जो कि किसके इक्वल है, रॉ। और यहाँ पे जो लिक्विड है वो वाटर है, तो रॉ भी वाटर की इस्तेमाल होगी और साथ ही साथ मल्टीप्लाई बाय जी और मल्टीप्लाइड बाय एच। हमें क्या निकालना है, एच की वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ की डिवाइड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, प्रेशर अपॉन रॉ ऑफ वाटर और साथ पे मल्टीप्लाई बाय जी इज इक्वल्स टू एच। एच की वैल्यू यहीं रखो और जो आपके पास प्रेशर की वैल्यू है एक्सपोनेंट 5 ऊपर रख दो, नीचे जो आप डेंसिटी रख दो 1 2 3 और साथ ही साथ 9.8 इसकी वैल्यू, और इसको सॉल्व करो तो आपके पास हाइट आ जाएगी। और वो कितनी आएगी, 10 की पावर आपके पास 5 यानी कि एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1000 और ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 9.8। उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.204 और मीटर। तो ये थी आपके पास हाइट, जो कि हमारे पास इस स्पोन की थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और बगैर ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन की हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 11.5 और मज़ीद फिर इसके 2 न्यूमेरिकल्स इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं उनकी तरफ और देखते हैं उनको कि वो क्या है। जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 11.6 है और ये रिलेटेड है, या फिर इसके अंदर इस्तेमाल होंगे ये वाले फॉर्मूले, तीनों के तीनों, पावर वाला भी, हीट कैपेसिटी का भी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी। अब इसके अंदर बोला क्या जा रहा है हमें कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर कितनी है 500 वाट, और इसने क्या किया कि रेज किया टेम्परेचर ऑफ 4 kg ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। 4 kg का हमारे पास पानी था और इसका जो टेम्परेचर उसने इंक्रीज़ किया, रेज किया, वो टेम्परेचर 1 कितना 10 डिग्री सेल्सियस, और इससे वो लेके कितना तक चला गया T2 तक, जो कि हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस था। 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो इस 4 kg पानी का टेम्परेचर एक इलेक्ट्रिक हीटर लेके चला गया, और ये इसके अंदर इसके साथ जो वो लगा हुआ था, कनेक्टेड था, किसी तरह से भी जो समझ लो। और कितना टाइम लगा इसको, 100 सेकेंड लगे, यानी कि तकरीबन जो है वो 1 मिनट और हमारे पास 40 सेकेंड तक, 1 मिनट और 40 सेकेंड लगे या फिर 100 सेकेंड लगे। और इस इलेक्ट्रिक हीटर ने ये जो हमारे पास 4 kg का पानी था इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो बढ़ा दिया। इतना टेम्परेचर के अंदर जो चेंज ले आया। तो बताओ पहले वाले केस के अंदर हमारे पास जो कैलकुलेट करो कि हीट कैपेसिटी कितनी है इस वाले लिक्विड की और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है। और इन दोनों का जो फ़र्क है वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी जो होती है हमारे पास वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास होता है हीट कैपेसिटी के अमाउंट ऑफ हीट वो वाली कि जो आपको रिक्वायर्ड हो किसी भी सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली, तो इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर हमारे पास मास जो है वो यूनिट के अंदर चला जाता है, यानी कि मास हम लोग जो है वो इंक्लूड कर देते हैं और एक यूनिट मास की रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हमारे पास जो यूनिट मास है उसको या फिर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन तक इंक्रीज़ करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है रिक्वायर्ड होगी, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बनती है। जबकि इसके अंदर मास को इंक्लूड नहीं करते, कितना भी मास आ सकता है। तो स्टार्ट इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले डाटा बनाएंगे हम लोग और डाटा के अंदर हम लिखेंगे जो जो चीज़ें उन्होंने हमें दी हुई हैं। सबसे पहले तो पावर दी हुई है और पावर को हम जो है वो इस डंडी वाली से शो कर रहे हैं P से, और कितनी दी हुई है 500 वाट, 500 और साथ में वाट। टाइम जो है वो हमें दिया हुआ कितना 100 सेकेंड्स। इसके बाद उन्होंने हमें जो है वो T1 और T2 दिया हुआ है, T1 10 एंड T2 जो है वो आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस। और हमें जो है वो चूँकि डेल्टा T चाहिए तो यहाँ पे डेल्टा T हम लोग खुद ही निकाल लेंगे। कितना आएगा, बड़े वाला माइनस छोटे वाला या फिर T2 माइनस का T1। 15 में से 10 निकालोगे तो कितने 5 बचेंगे,
5 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ ये और एक चीज़ ये, दो चीज़ें पूछी हुई है। पहले केस के अंदर उन्होंने बोला है कि आप हीट कैपेसिटी निकाल के बताओ, और दूसरे केस के अंदर उन्होंने पूछा है कि आप निकाल के बताओ स्पेसिफिक हीट और साथ में कैपेसिटी। तो फार्मूले का यहाँ पे रेफरेंस दो और इसको सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करो। और सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले अगर हम ये वाला फार्मूला चूज़ करें हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, तो डेल्टा टी तो है हमारे पास, ये रहा। डेल्टा क्यू निकालना है दोनों के लिए। मास, एक और चीज़ उन्होंने दी हुई हमें, वो मास दिया हुआ है कि जो हमारे पास मास है उस लिक्विड का, उस वाटर का, वो कितना है 4 kg। तो यहाँ पे लिख लो कि मास भी उन्होंने हमें दिया हुआ है जो कि 4.0 या फिर सिर्फ 4 kg जो है वो हमें दिया हुआ है। तो इन दोनों के अंदर डालने के लिए बाकी सब तो चीज़ें हैं, सिर्फ डेल्टा क्यू जो है वो आपने निकालना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट दी होगी हमने इस 4 kg पानी को गर्म करने के लिए। तो वो किससे निकलेगी, वो पावर के फॉर्मूले से निकलेगी। पावर टाइम क्यू निकल आएगा, पावर और टाइम दी हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दोगे कि हमारे पास जो पावर होती है वो डेल्टा क्यू और अपॉन में टी के इक्वल होती है। और अगर हमें क्यू निकालनी हो तो ये टी जो है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर से, मल्टीप्लाइड बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू पावर कितनी है 500 वाट, और जो टाइम है वो हमारे पास 100 सेकेंड्स है। तो 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 5 के बाद जो है वो 4 0, 2 ये वाले और 2 ये वाले। तो डेल्टा क्यू हमारे पास कितनी आई 5 0 और 0 0 0 4 0, यानी कि 50,000। और साथ में जो हमारे पास यूनिट होती है हीट की वो जूल होती है, तो यहाँ पे जूल। तो ये अब आगे हमारे पास अमाउंट ऑफ क्यू। अब जो है वो दोनों फार्मूले हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे कर लो आप केस 1, हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो आगे आप बता दो कि डेल्टा क्यू और अपॉन में टी के इक्वल होता है डेल्टा टी के, ये रहा। तो यहाँ पे आप लगाओ 50,000 और नीचे जो आपके पास 5 आया है डेल्टा टी, उसकी वैल्यू हीट कैपेसिटी का फाइनल आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अगर दूसरे को भी एक साथ सॉल्व कर लें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला आपके पास डेल्टा क्यू और अपॉन में एम डेल्टा टी, और सिर्फ इसके अंदर एक एम भी इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे। तो 50,000 आपके पास ऊपर और नीचे m की जगह पे 4.0 और साथ में मल्टीप्लाई में 5। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का भी आंसर आपके पास इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये 5 1 5 और 5 1 5 और यहाँ पे जो आपके पास 10,000 आ गया, 10,000 एक और ज़ीरो। और इसकी जो यूनिट होती है हमारे पास इसकी जूल है, और हमारे पास इसकी जो यूनिट है वो केल्विन है। तो जूल पर केल्विन। तो ये हमारे पास आया हीट कैपेसिटी इस वाले वाटर का या फिर लिक्विड का। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी आएगी 5 1 0 ऊपर वही 1000 आया, और 1000 को आपने डिवाइड करना है 4 के ऊपर, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 और साथ में 3 0 डिवाइडेड बाई 4, तो 2500। 2500 और जूल पर kg और साथ में मल्टीप्लाई बाय केल्विन, क्योंकि इसके अंदर ये ऊपर जूल, यहाँ पे मास की जगह पे kg और साथ में टेम्परेचर जो वो केल्विन के अंदर, तो केल्विन। ये आपके पास सेकंड केस था। और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है ये यूनिट मास के रिस्पेक्ट से होती है, और यूनिट मास हमारे पास kg होता है। तो पर kg अगर आपको इस वाटर को हीट देनी है और आप ये चाह रहे हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन इंक्रीज़ कर जाए, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो आपको रिक्वायर्ड होगी। और ये और अच्छे से तब समझ में आएगा कि जब आपको वो वाली जो वीडियो थी हमारी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के अंदर फ़र्क क्या है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए इतना ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जा रहे। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 11.6, और आखिरी प्रॉब्लम आज की वीडियो के लिए रह गया जो कि 11.7 है। उसे भी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। जी, तो ये हमारे पास 11.7 है प्रॉब्लम नंबर, और आखिरी प्रॉब्लम है इस वीडियो के लिए। इसके अंदर हमें वो लोग क्या बता रहे हैं कि एक 2 किलोवाट की स्टील केटल है। स्टील की हमारे पास एक केटल है, और केटल वो हमारे पास एक केतली होती है बेसिकली, जिसके अंदर हम लोग पानी गर्म करते हैं, फिर अक्सर जो है वो चाय बनाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक केटल है, और इसकी जो है हमें पावर दी हुई है उन्होंने 2
वॉट जो है वो इसकी पावर है इस कैटल की, और इसका मास अपना कितना है 1 kg। तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास जो है वो कैटल है ये वाली, और इसका अपना मास जो है वो हमारे पास कितना है m1 बोल दो या फिर मास ऑफ कैटल बोल दो यहाँ पे mk, यानी कि मास ऑफ कैटल 1 kg है। और इसकी जो पावर है वो आपके पास कितनी है, पावर इज इक्वल्स टू 2 किलोवाट, 2 किलो और साथ में वाट, और ये कंटेन करती है 1.5 kg ऑफ वाटर। इसके अंदर हमने पानी भरा हुआ है, सारे के सारा जो है यहाँ पे पानी है, और इस पानी का जो मास है हमारे पास, मास ऑफ वाटर ये कितना है 1.5 और साथ में kg, 1.5 किलो पानी डाला हुआ है इसके अंदर। और ये दोनों के दोनों जो है हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, यानी कि पूरे का पूरा जो हमारे पास सेट है कैटल भी और अंदर जो इसके पानी है दोनों का जो मास है वो T1 है और वो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर, कितना टाइम लगेगा हमें इस पानी को बॉयल करने के लिए। और हिडन लफ्ज़ों के अंदर यहाँ पे आपको एक ढके छुपे अल्फाजों के अंदर एक और चीज़ उन्होंने बताई हुई है, बॉयल द वाटर। इसके ऊपर अगर हम लोग गौर करें कि टाइम टेकन टू बॉयल द वाटर, बॉयल द वाटर का मतलब क्या, हमें पता है कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके बॉयल होता है। तो उसको बॉयल करने के लिए क्या करना होगा कि हीट देनी पड़ेगी हमारे पास इस पानी को, और हीट देने के बाद क्या होगा कि ये जो पानी है कुछ देर के बाद जाके बॉयल हो जाएगा। और बॉयल कितने पे होगा, T2 यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस है, इस पॉइंट के ऊपर या फिर इस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये बॉयल होता है। तो बोल रहे हैं कि इस टेम्परेचर से लेकर 30 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले जाने के लिए इस पानी का हमें कितना टाइम लगेगा, आप बताओ कितने देर बाद अगर हम लोग इसको ऑन कर दें इस केटल को, तो कितनी देर के बाद ये पानी जो है उबलने लग जाएगा, कैलकुलेट करके बताओ। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई हो इस स्टील की भी, क्योंकि इसका भी मास है, स्टील की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है जो कि 460 जूल पर केजी पर केल्विन है, और वाटर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है जो कि हमारे पास 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो अगर डाटा बनाएं तो डाटा के अंदर सबसे पहले जो उन्होंने हमें चीज़ दी हुई है वो पावर दी हुई है, पावर ऑफ द कैटल। और अगर इसे किलो से हटा के हम लोग सिर्फ वॉट के अंदर देखें तो किलो का क्या मतलब था, हमने पीछे देखा था अपना प्रीफिक्सेस के अंदर कि किलो जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3 या फिर 1000 के। तो 2 और साथ में किलो हटा के 1000 लगाओगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1000 से, कितना आ जाएगा 2000। 2 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा यानी कि किलो हटा के 1000 लगाओगे और दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2000 आपके पास वॉट आ जाएगा। तो ये पावर दी हुई है इस कैटल की। मास कितना है कैटल का, यहाँ लिख दो कि मास ऑफ द कैटल 1 kg है। इसके अलावा आपको जो चीज़ दी हुई है उन्होंने मास ऑफ वाटर दिया हुआ है जो कि 1.5 kg है, और टेम्परेचर T1 आपको दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस, और T2 जो है वो आपको दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों का जब आप चेंज निकालोगे कि हमने कितना टेम्परेचर चेंज किया, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाले फॉर्मूले के अंदर चेंज इन टेम्परेचर आपको चाहिए होता है। चेंज कितना आएगा, 100 में से 30 को माइनस करूँ, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करूँ, बड़े में से छोटे को माइनस करूँ, कितना आएगा 70 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास चेंज आया, यानी कि इतना टेम्परेचर आपने इंक्रीज़ करवाया या फिर चेंज करवाया। अब इसके बाद जो आपको क्या दिया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कैटल जो कि कितनी है 460 जूल पर केजी इंटू केल्विन, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जो कि कितनी दी हुई आपको 4200 जूल पर केजी इंटू केल्विन। ये आपके पास डाटा है सारे का सारा, और आपको जो है वो टाइम कैलकुलेट करके बताना है, टाइम निकाल के बताना है कि जब बॉयल होगा तो जो हमारे पास कितना टाइम लगेगा, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक कितना टाइम लगेगा इसको बॉयल होने में। अब अगर टाइम का हम यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो ना तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले के अंदर टाइम आता है, ना इसके फॉर्मूले के अंदर टाइम आता है। टाइम आता है पावर के फॉर्मूले के अंदर। उसका मतलब कि पावर के फॉर्मूले से ही हम जो है वो टाइम निकाल के बता सकते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले अगर यहाँ पे बताएं तो पावर का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि डेल्टा क्यू और अपॉन में आपके पास टाइम। पावर पता है, टाइम निकालना है, आपको डेल्टा क्यू निकालना पड़ेगा।
अगर ये तीनों की तीनों चीज़ें आपको टाइम निकालना है तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पावर तो पता है, डेल्टा क्यू निकालना होगा। और डेल्टा क्यू कैसे आएगा? इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले से, क्योंकि डेल्टा टी भी है हमारे पास और एम भी है। अब यहाँ पे उन्होंने हमें दोनों की, कैटल की भी और वाटर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है। मास भी कैटल का भी दिया हुआ और स्पेसिफिक इसका वाटर का भी मास दिया हुआ है, दोनों की चीज़ें दी हुई हैं। और इन दोनों की चीज़ें क्यों दी हुई है? क्योंकि हमारे पास सीन ये होगा कि ये कैटल है, तो इसके अंदर ये जो कैटल है इसका अपना भी मास है। जब हम लोग हीटर को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि पहले ये जो कैटल है हमारे पास ये हीट एब्जॉर्ब करेगी और साथ ही साथ जो वाटर है हमारे पास वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि दो चीज़ें हीट एब्जॉर्ब कर रही हैं, एक चीज़ नहीं। सिर्फ यहाँ पे वाटर को हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे, कैटल को भी देख रहे हैं साथ साथ। कैटल का भी अपना एक मास है क्योंकि वो स्टील से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैटल भी अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास एब्जॉर्ब करेगी और गर्म होगी। और गर्म होने के बाद क्या होगा कि फिर अंदर जो उसका वाटर है वो उसको हीट ट्रांसफ़र करेगी और जो वाटर है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे दो हीट्स निकल के आएंगी। एक वो हीट कि जो हमारे पास इस कैटल ने एब्जॉर्ब की है इस वाले फार्मूले से, ये वाली चीज़ें यूज़ करते हुए कैटल की, ये वाली चीज़ कैटल की और डेल्टा टी जो है वो दोनों के लिए सेम है। तो ये चीज़ें यूज़ करते हुए हमारे पास हीट आएगी कि कितनी हीट कैटल ने एब्जॉर्ब की है, और ये वाली चीज़ें यूज़ करने के बाद ये वाली चीज़ और साथ ही साथ ये वाली चीज़ यूज़ करने के बाद हमारे पास उतनी हीट आएगी कि वाटर ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, यानी कि दोनों ने हीट एब्जॉर्ब की है। और वो दोनों हीट एब्जॉर्ब करने के बाद हम क्या करेंगे कि उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इतना टोटल वर्क डन करवाया हमारे पास इस कैटल ने। इस कैटल को टोटल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है? ये सिर्फ पानी को थोड़ी गर्म कर रहा है, ये खुद भी इसका जो अपना मास है कैटल का ये भी तो गर्म हो रहा है, यानी कि ये भी तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैटल है हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल, ये वर्क डन कर रही है दो चीज़ों के ऊपर। एक अपने खुद के ऊपर, खुद अपने जो इसके ऊपर बॉडी है पूरी की पूरी उसकी हीट एब्जॉर्ब करने के लिए या फिर उसको गर्म करवाने के लिए 100 तक ले जाने के लिए, और साथ ही साथ जो इसके अंदर वाटर है उसको भी गर्म करवाने के लिए ये दो वर्क डन कर रही है, यानी कि दो अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोवाइड कर रही है। तो पहले हम लोग निकालेंगे कैटल के लिए और साथ ही साथ फिर निकालेंगे वाटर के लिए और ऐड कर देंगे दोनों को कि जो टोटल वर्क डन किया हमारे पास इस कैटल ने वो इतना है। और फिर यहाँ पे इस टोटल वर्क डन की जगह पे या फिर इस टोटल अमाउंट ऑफ हीट की जगह पे जो है वो डाल देंगे और हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ हीट जो कैटल ने एब्जॉर्ब की है, तो अमाउंट ऑफ हीट जो कैटल ने एब्जॉर्ब की है फॉर्मूला क्या बनेगा? हमें एक डेल्टा क्यू चाहिए, ये एम भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और डेल्टा टी भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यानी कि सी ऑफ कैटल, मास ऑफ कैटल और साथ में डेल्टा टी। क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ें जो है इज इक्वल टू के इस तरफ ले गए, या फिर अगर यहीं पे इसको दोबारा से रीअरेंज करें तो क्या बनेगा फॉर्मूला? सी एम डेल्टा टी। ये अमाउंट ऑफ हीट जो निकालने का फॉर्मूला है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब की है किसी बॉडी ने। तो ये अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी हमारे पास जो कैटल ने एब्जॉर्ब की है। अगर इसके अंदर वैल्यूज पुट करें तो क्या क्या आएंगी? सी ऑफ कैटल जो है हमारे पास कितना है 460, मास ऑफ कैटल जो है हमारे पास कितना है 1, और साथ में 70 जो है हमारे पास डेल्टा टी है। तो इससे अमाउंट ऑफ हीट आ जाएगी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है हमारे पास कैटल ने। तो 460 और मल्टीप्लाइड बाय आपके पास 70, तो और साथ में 1 भी है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 32 और 200 जूल्स। इतनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब की है कैटल ने, ऐसे स्टील वाली जो कैटल है उसने। फिर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें अमाउंट ऑफ हीट जो वाटर ने एब्जॉर्ब की है, तो यहाँ पे सी की जगह पे CW आ जाएगा, यानी कि वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मास ऑफ वाटर और साथ ही साथ डेल्टा टी। तो यहाँ पे 4200 सी की वैल्यू जो कि ये रही, और इसके बाद मास ऑफ वाटर कितना है 1.5 और साथ में 70। इन सब को मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास अमाउंट ऑफ हीट आएगी कि जो वाटर ने एब्जॉर्ब की है। तो 4200 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और मल्टीप्लाइड बाय 70, आंसर जो आ रहा है आपके पास आ रहा है वो 44130 और साथ में जूल्स। ये दोनों अमाउंट ऑफ हीट आ गई, यानी कि इस इलेक्ट्रिक केटल को ये दोनों ही अमाउंट ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ी होंगी, इतना वर्क डन जो है वो करवाना पड़ा होगा। हीट बोलो या वर्क डन बोलो एक ही बात है। अब अगर यहाँ पे लिखे कि हम लोग टोटल अमाउंट ऑफ हीट जो उस केटल ने
इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए दी है, यानी कि हीट जो टोटल उन्होंने खर्च की है, फिर टोटल वर्क डन करवाया, वो कितना इन दोनों को ऐड करके आएगा कि आपके पास डेल्टा क्यू ऑफ द कैटल, यहाँ पे जो है वो आपके पास कैटल है के, और यहाँ पे जो है प्लस करोगे जब इसको, तो इन दोनों के बाद आएगा, तो डायरेक्ट दोनों को डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। इसकी वैल्यू 441.00 और साथ में आपके पास प्लस 32 और 200, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट आएगी वो कितनी आएगी 473 और 200, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट आ गई। अब इस वाले फार्मूले के अंदर डाल दो और आप अपनी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लो टाइम की, कि टाइम कितना लगेगा इस अमाउंट ऑफ हीट को जो है प्रोवाइड करने में या फिर बॉयल करने में वाटर को, एक ही बात है। तो यहाँ पे इसका दोबारा से आप फार्मूला रेफरेंस दो या ना दो एक ही बात है। टाइम जो है वो इज इक्वल टू के इस तरफ ले आओ, और जो प्रेशर या फिर ये पावर है ये टाइम इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाओ, तो टाइम निकालने का जो फार्मूला बनेगा वो ये वाला बनेगा। तो डायरेक्ट इस वाले फार्मूले के अंदर हम लोग वैल्यूज डाल लें। डेल्टा क्यू जो है वो है आपके पास 473 और 200, और डिवाइड बाय जो पावर है वो आपके पास कितनी है 2 और साथ में 0 और 0, यानी कि 2000। तो इससे आपके पास टाइम आ जाएगा, और इसको जब डिवाइड करवाओगे आप 2000 से, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 236.6 सेकेंड्स, 236.6 सेकेंड्स। और अगर इसको मिनट के अंदर करना है तो 60 से डिवाइड कर दो, मिनट के अंदर भी पता लग जाएगा। 60 से डिवाइड करोगे तो 3.94 मिनट्स, ये सेकेंड्स के अंदर है, और अगर मिनट्स के अंदर करना है तो 60 से डिवाइड करवाओ 3.943 मिनट्स, यानी कि 3 मिनट तकरीबन 4 मिनट लगेंगे उस पानी को जो कैटल के अंदर मौजूद था बॉयल होने के लिए। तो ये था हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम नंबर 11.7 था। तो बाकी जो इसके प्रॉब्लम रह गए हैं फिर वो अगली वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।